नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है बादलों के घेरे, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने और आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं भाग 1। भुवाली की इस छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ, बिना आंखों के झटक झटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज तो कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने किसी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता। कोई इस दहरी पर अनायास मुस्कुराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरे शैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फेंकी आंखों से अंधेरे और उजालों को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस तरह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब कुछ अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वो भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ हैं वो सुगंध भरे केश जो कि मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ हैं वो रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चमक कर कहता कि उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले ताजे कपड़ों में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठे रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उंडेलती उन उंगलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सेहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता कि क्या गहरे में जो मेरा अपना है ये उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वो इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। और एक रात भुवाली के क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर अब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ कि तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूं, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे। तन मन को सहलाते बहलाते उस एक रात को मैं आज के शून्य में टटोलता हूं। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूं। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे कहती हूं कि तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूं,
ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर ये सोचते सोचते उठता हूं कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वो देह पाकर दुनिया में भी आ जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठाता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आंखों सी आंखों को देखा था। दोपहर सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मिन्नी से मिलो रवि, 2 ही दिन यहां रुकेगी। बुआ के मुख से ये फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। वो कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और फिर जरा सी हंस दी। उस दूर दूर तक लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी के गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली गई है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच सन्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट कर। मन्नत जी, बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वो कठिन बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूं। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नू को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नू, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा उलझाकर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे, जाओ। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक और हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नू की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एक टक बुआ की ओर देखती गई। बुआ इस संकोच से उबरी तो मन्नू धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, आखिर बुआ कहो तो कि बात क्या है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 वर्ष सैनिटोरियम में रहने के बाद अब सेठ जी ने वही कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ ना, तो भूख प्यास जैसे सब सूख जाती है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, लेकिन बच्चों को एकदम अलग करना तो ठीक नहीं हुआ ना, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत ही कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हूँ कि तुम ये सब नहीं समझोगे, और फिर अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल कूद में जुट गए। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतर कर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छाह थी। उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रूपहली हो जाती थी। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिकाए और झील में नौकाओं की दौड़ को देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तालीताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की कश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठे ऊँघ रहे हैं। उसके पीछे बोट क्लब की कश्ती में विदेशी युवतियां, फिर वही और 2-4 पाल वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूं, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घर वाली मन्नू। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूं। मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूं और पानी के साथ साथ मन्नू वहीं चली जा रही है। खींचे घुंघराले बाल, अनझपी पलके। पर बुआ कहती थी कि बीमार है। मन्नू बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूं। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम के सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थामे रखा है। और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूं कि सब कुछ रोज जैसा है। केवल मन से उभर आती वे 2 आंखें नई हैं, और उन 2 आंखों के पीछे की वही बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी।
कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट देखता रहा। कीमती फूलदानों में पगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लगती थीं। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिसमें बंधी बंधी वो दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ ही के घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूं और अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूं। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियां। बुआ खाने तक लौट आएगी और मन्नो भी तो। देर तक टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहिब। बुआ कब तक लौटेंगी? वो अपने खाने को तो मना कर गई हैं। कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आंखों में पढ़ जाने के प्रयत्न में रहता हूं। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर, आपके साथ नहीं साहब, वो अलग से ऊपर खाएंगे। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़ों को पैर के नीचे कुचल देता हूं। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर या फिर शायद साथ न खा सकने की विवशता पर। इस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था आज तो याद नहीं। बस इतना याद है कि कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई थी। ठिठक कर सुना, सलाम साहब। धीमी मगर सही आवाज। 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए लेकिन मैं नहीं उठा। दोबारा कॉफी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में ख्याल आया कि किसी छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूं तो फिर उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा हूं। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। मैंने हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा। हाथ में कश्मीरी शाल लिए मन्नो अटैची के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। और सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए ना। बैठते बैठते सोचा कि बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी ना पाकर बोला, आप लंच तो जी ले चुकी हूं। और भरपूर निगाहों से मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूं। बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नो शाल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम में पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा कि एक दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगे? वो कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहां रहकर? भवाली के इतने बड़े गांव के बाद अब ये छोटा सा शहर मन को नहीं भाता। वो छोटी सी खिलखिलाहट, वो कड़वाहट से भरे का व्यंग आज इतने वर्षों के बाद भी बिल्कुल वैसे ही सुन पाता हूं। वही शब्द है, वही हंसी और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और फिर अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ी उड़ी नजर उन आंखों की बाह पर लटके कोट पर अटकी। नहीं, मैं पैदल आऊंगी। थोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वो पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। राह में कोई भी कुछ नहीं बोला। टैक्सी खड़ी थी। सामान लगा।
ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांप कर कहा, कुछ देर है साहिब। मन्नू ने इस बार कहीं देखा नहीं, कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। वो कार में बैठी। कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहिब। घुंघराली छाह ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अध खुले कांच में अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था ये मैं पढ़ नहीं पाया। वो पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चलती। विदाई के लिए न हाथ उठे न अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वो दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। वे पल अपनी कल्पना में आज भी लौटाता हूं तो फिर जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूं। अपने को समझाने बुझाने पर भी वो चेहरा, वो बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूं। खैर, घर पहुंचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नू के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वो सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि, मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहां, जल्दी लौटोगे ना? अच्छा, चाय लगने को ही है, आओ। चुपचाप बाथरूम में पहुंच गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूं। कपड़े बदल कर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थे। बुआ ने चाय उंडेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ, पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूं। बुआ ने विवश हो आंखें ऊपर उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती हैं कि कुछ कहूं नहीं, पर मैं नहीं रुका। बुआ, 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाती रही, कुछ बोली नहीं। इस मौन से और भी निर्दयी हो आया। कहती थी कि बुआ से कहना कि मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। गहरी लंबी सांस लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा कि 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा कि एक बार बुआ के कमरे तक हो आऊं, लेकिन संकोचवश पांव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नू का खाली कमरा था। आगे बढ़कर मैंने बिजली जलाई। सब खाली था, न पर्दे, न फर्नीचर, न मन्नू। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया कि आज वो यहाँ रहते तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठती, और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। उसके ये सब क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? किसी अनदेखे भय से घबरा कर मैं नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुआली की वो छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहां अब तक मन्नू पहुंच गई होगी। रवि, मैं चौंका नहीं। ये बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले हौले सिर हिलाती रही। हाँ बुआ। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुक कर मेरे माथे तक आ गया और रुंधे स्वर से कहा, रवि, तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलराती हूं। अब ये हाथ उस तक नहीं पहुंचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नू का हाथ पकड़ लेता हूं।
बुआ देर तक कुछ बोली नहीं, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर बोली, रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूं, तो बुआ, मुझे ही कौन रहना है। आज वर्षों बाद भुआली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूं कि उस रात में अपने लिए क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल, जो दिन रात मेरे स्तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वो हाथ खींचकर उठ बैठी, रोशनी की ओर पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से बोली, पागल हो गए हो क्या रवि? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए अब कोई राह नहीं रह गई? कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि, तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो ना। मैं तो वर्षों से उसे देखती आई हूं, और आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूं। अरे, उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूं, ये तो नहीं कहूंगी। अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसी को रखा नहीं जा सकता। पर जो कुछ जितना भी था, वो प्यार, वो देखभाल, सब व्यर्थ हो गए। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग से आने की राह ताकती थी, और अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ, और फिर डर कर बच्चों को लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हुआ है। रवि, जिसे बचपन के मोहवश कभी डरना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारे ऐसा जीवट मुझ में नहीं है कि कहूं कि डरती नहीं हूं। बुआ ने यह कहकर मुझे जैसे टटोला, और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राह रुकी हो, उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे आपसे इसके अगले भाग के साथ। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उन लोगों के साथ जो ये कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।